ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टडी मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है इट इज बहुत शॉर्ट है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद अगर आपने इसको सुन लिया और इसको नोट्स बना लिए और आपने इसको पढ़ लिया एक दफा, तो अगर कोई मसला आता है, मतलब आपके पास कोई भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड मसला आता है, तो यू विल डायग्नोज इट। आपको समझ आ जाएगी कि इसको कौन सा मसला चल रहा है। या फिर इसमें मैं आपको वो भी बातें बताऊंगा जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है, कब खत्म होती है, कौन सा फेज कहाँ पे होता है, कितने दिनों की होती है। तो हम सारी बातें करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एबीसी से, ताकि अगर किसी बंदे को बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो हम वो भी इस चीज को कवर कर सके। तो हम चलते हैं, पहले हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं, जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि आज बुक बुक का जो पेज नंबर है डेट इज 656। बुक आपने ज्यादा नहीं खोलनी। आज आप अपने नोट्स बनाओगे और उन नोट्स से ही हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां आपने मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स कवर करा दूं, लेकिन आपने मतलब थोड़ा कोऑपरेट करना है। और जहां से आपको समझ नहीं आती आपने फौरन मुझसे पूछ लेना, या एंड पे जब मैं आपको टाइम दूंगा तो तब आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक हो गया? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है। मेंस्ट्रुअल जो एक लड़की है और उसको मेंसेस आना कब स्टार्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको पता है कि मेंसेस कब आना शुरू होते हैं, जब वो क्या करती है, प्यूबर्टी हिट क्रॉस क्या करती है, प्यूबर्टी हिट करती है। मतलब कि जब वो बालिग हो जाती है तो उसमें मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन किस साल में होते हैं, तो आपने याद रखना है जब 13 से लेके 15 साल। ठीक है, जो नॉर्मल मेंसेस आने का टाइम ड्यूरेशन है इन गर्ल्स वो कितना है, 13 से 15। लेकिन अब क्योंकि लोगों की खुराक अच्छी हो गई है, हम ज्यादा ब्रॉयलर खाते हैं, हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो आपने 12 से 15 याद रखना है कि एक जो लड़की होती है उसको मेंसेस आना कब स्टार्ट होते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स। 12 to 15 ईयर्स इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है। अब इससे मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है अपने नोट्स पे, और प्यारे से नोट्स बनाने हैं ताकि कल को आपका पढ़ने का दिल करे, वरना लातों से नहीं लिखना। ठीक है, आपने प्यारे से नोट्स बनाने हैं ताकि आपका कल को भी उसको पढ़ने का दिल करे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब 13 से 15 साल में क्या होता है, 13 से 15 साल में मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं। अब मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तो हम पहले दिन की बात करते हैं कि एक लड़की है उसको पहली दफा जब मेंसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं मेनार्की। इसको हम क्या कहते हैं, मेन आर्की। ठीक है, मेनार्की। अब इसको हम बाद में देखते हैं मेनार्की क्या होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ब्रेन ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं जीएनआरएच। जिसको हम क्या कहते हैं, जीएनआरएच। जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाता है किसके पास जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और उसको कहता है कि भाईजान अपना काम स्टार्ट करें। जब इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जीएनआरएच जाता है तो इंटीरियर पिट्यूटरी आगे दो हार्मोन बनाता है। कौन कौन से हार्मोन बनाता है, एक हार्मोन को हम कहते हैं एलएच। ठीक है, एक हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एलएच। और एक हार्मोन हम किसको कहते हैं, एफएसएच। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जीएनआरएच, जिसको हम कहते हैं एलएच कहते हैं और एफएसएच कहते हैं। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। जो एलएच है वो ब्लड के जरिए आपकी ओवरीज तक पहुंचता है। और जब ओवरीज आती हैं तो ओवरीज में कौन से सेल्स होते हैं, ओवरीज में जो थीका सेल्स होते हैं। ओवरीज में कौन से सेल्स होते हैं, थीका सेल्स। जो ओवरीज में थीका सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, थीका सेल्स क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ते हैं और क्या बना देते हैं, एंड्रोजन। हमने कल या परसों आई थिंक पढ़ा था कि जो थीका सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एंड्रोस्टिनी डायोन में। तो मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ कि जो एलएच होता है थीका सेल पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, थीका सेल पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है। हम शॉर्ट करके लिखते हैं कि जी एंड्रोजन बनाता है। उसके बाद जो आपका एफएसएच है, एफएसएच भी ओवरीज के पास जाता है और क्या करता है, ग्रेनुलोजा सेल्स। ठीक है, जो क्या होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स। ग्रेनुलोजा सेल्स उसके ऊपर एक्ट करता है और क्या करता है, इन इस एंड्रोजन को, ठीक है, ये जो एंड्रोजन था इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, जी जी डॉक्टर आशा स्लाइड हो गए हैं। जो एंड्रोजन को ग्रेनुलोसा सेल कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एस्ट्रोजन में। मतलब कि हम जो ओवरी से पैदा होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्राडायोल। तो एस्ट्राडायोल क्या है, ये एस्ट्रोजन ही है, लेकिन जो ओवरी से पैदा एस्ट्रोजन हो रहा था उसको हम एस्ट्रोडायोल कहते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन है अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या होता है, अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, ये जो एस्ट्रोजन है डॉक्टर आशा, मैं ये नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, लेकिन आप इस एक दफा देख लें कि मैंने यही बताया है कि सबसे पहले जो
मेंसेस कब आना स्टार्ट होते हैं? 13 से 15 साल। लेकिन अब जैसे जैसे दौर आगे जा रहा है, हम ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, लड़कियां ज्यादा प्रोटीन खाती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी प्यूबर्टी हिट कर क्रॉस कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि 12 से 15 साल अब बुक्स में आता है। अब क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है ये क्या स्क्रीट करता है? जीएनआरएच स्क्रीट करता है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और क्या करता है? दो हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम कहते हैं एलएच और एफएसएच। जो एलएच है, हम पढ़ चुके हैं कि जो एलएच है ये क्या करता है? थीका सेल के ऊपर एक्ट करता है और क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंड्रोजन में। अब ये जो एंड्रोजन है, ये जो एंड्रोजन है, इसको ग्रैनुलोजा सेल पकड़ते हैं और इसके ऊपर एफएसएच एक्ट करता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में, मतलब कि एस्ट्राडाइयोल में। एस्ट्रोजन और एस्ट्राडाइयोल सेम चीज है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? अभी यहां से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन पहले नंबर पे जाता है और किसके पास जाता है? यूट्रस के पास जाता है। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम, हम पढ़ चुके हैं। अब जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको ये क्या कराता है? एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन। एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन। तो एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है। इसको हम पढ़ चुके हैं। जो एंडोमीट्रियम होती है उसकी नंबर ऑफ सेल्स को कौन बढ़ाता है? दैट इज योर एस्ट्रोजन, एस्ट्राडाइयोल। ओके। दूसरा जो काम करता है, ये जो एस्ट्रोजन दूसरा काम करता है, ये क्या करता है? फीडबैक करता है। ये क्या करता है? फीडबैक करता है। ये क्या करता है? फीडबैक करता है। कैसे फीडबैक करता है ये हम पढ़ लेते हैं। अगर तो अगर तो अगर तो ये जो एस्ट्रोजन है, अगर तो ये लो है, ठीक है, अगर तो ये कम मिकदार में है, ठीक है, अभी ये थोड़ा है, लो है, तो क्या करता है? जब ये लो होता है तो ये इनहिबिट करता है। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। जब लो होता है तो इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? एलएच को। किसको इनहिबिट करता है? एलएच को। लेकिन यही एस्ट्रोजन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो अगर ये हाई है, ठीक है, अगर अगर लो है तो इनहिबिट करता है। अगर ये हाई है तो क्या करता है? अगर ये हाई है तो क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एलएच को। किसको स्टिमुलेट करता है? एलएच को। दोबारा सुने, जो एस्ट्रोजन है, अगर ये कम मिकदार में है तो ये इनहिबिट करता है। अगर ये ज्यादा मिकदार में है तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एलएच को। स्टिमुलेट करता है एलएच को। और ये कब करता है? ये करता है एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस चीज को हम कहते हैं एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब ही होता है ज्यादा होना। एलएच सर्ज, इसको हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। और इसकी वजह से क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन क्या होती है? हम पढ़ते हैं। ओके जी। ये तो हो गई एंडोक्राइनोलॉजी वाली बातें जो मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाई थी। मैंने एक दफा इसको रिपीट कर दिया है। मुझे जल्दी से बताएं कि ये जितना आपके सामने शो हो रहा है, मुझे बताएं ये समझ आ गई है? हम आगे चलें, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी आंसर करना है ताकि हम इसको सारे पॉइंट्स कवर कर सकें। मैंने इसका जो बजट रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, सिर्फ एक क्लास है। तो अब ये आप पे है कि आप कितने पॉइंट्स कवर करवाते हो। लेकिन मेरी ये गारंटी है कि इस क्लास के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके जी, समझ आ गया। तकरीबन सबको समझ आ चुका है। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब हम इसको जरा साइड पे करते हैं और अब हम थोड़े सा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात करते हैं। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सबको पता है, सबको आइडिया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। जी डॉक्टर समीना एक दफा रिपीट कर दें। ओके, मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हाइपोथैलेमस, जब एक लड़की है, जब उसको प्यूबर्टी हिट होती है, कितने सालों में होती है? 13 से 15 साल के दरमियान होती है। लेकिन नई बुक्स क्या लिखती है? 12 से 15 साल। क्यों? क्योंकि जो लड़कियां वो ज्यादा प्रोटीन खा रही हैं, हम ब्रायलर ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या स्क्रीट कराता है? जीएनआरएच स्क्रीट कराता है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और दो हार्मोन बनाता है। एक को हम कहते हैं एलएच, एक को हम कहते हैं एफएसएच। जो एलएच है वो थीका सेल के ऊपर एक्ट करता है और क्या बनाता है? एंड्रोजन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंड्रोजन में। हमने पढ़ चुके हैं ये जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन को ग्रैनुलोजा सेल पकड़ते हैं और एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एस्ट्राडाइयोल में, जिसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है, पहला काम क्या करता है कि जो यूट्रस की एंडोमीट्रियल है, जो यूट्रस का एंडोमीट्रियम है, उसको क्या करता है? उसकी प्रोलिफरेशन कराता है, उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। उसके बाद ये क्या करता है? फीडबैक करता है। किसको फीडबैक करता है? कैसे फीडबैक करता है? अगर तो एस्ट्रोजन कम मिकदार में है, अगर तो एस्ट्रोजन लो अमाउंट में है, तो ये इनहिबिट करके रखता है। किसको इनहिबिट करके रखता है? एलएच को। और अगर ये ज्यादा मिकदार में है तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एलएच को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? एलएच को स्टिमुलेट करता है। और ये कब होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब जरा हम वापस चलते हैं और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं। तो आप सबको आइडिया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज की लड़कियां होती हैं या वुमेन होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ब्लीड करती हैं, उनमें ब्लीडिंग होती है। एक महीने के 5 दिन या 7 दिन। ठीक है, 4 से लेके 7 दिन होता है नॉर्मल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये क्या है? इट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब इसके बगैर अगर किसी बंदी को मेंसेस नहीं आ रहे तो वो माँ भी नहीं बन सकती। तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है।
लेकिन सबसे पहले जिसमें बात में आपने सबसे ज्यादा कंफ्यूज होना है उसको मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये स्टार्ट कब होती है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि स्टार्ट ऑफ मेंसेस, ठीक है, स्टार्ट ऑफ मेंसेस अपनी बुक पे भी लिखें, नोट्स पे भी लिखें। ये लाइन बहुत अहम है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट कब होती है। तो आपने कहना है स्टार्ट ऑफ मेंसेस इज फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब स्टार्ट होती है, जब एक लड़की है अगर उसको मेंसेस आना स्टार्ट हो गए हैं तो जब उसको पहले दिन मेंसेस आएंगे उससे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये बहुत अहम लाइन है, इसको हम अभी अप्लाई अप्लाई भी करेंगे। फिलहाल आपने इसको रट्टा मार लेना, अपने दिमागों पे लिख लें कि स्टार्ट ऑफ मेंसेस इज फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। स्टार्ट ऑफ मेंसेस इज फर्स्ट डे ऑफ साइकिल, कि एक लड़की को पहले दिन जो मेंसेस आते हैं वहां से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ओके जी, ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी थोड़ा पीछे करते हैं और हम जरा और डिटेल में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉलिकल की। फॉलिकल से पहले हम ओवरी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो लड़कियां होती हैं इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो गुनेड्स है, दैट इज ओवरीज। अब ये जो फर्ज करो कि ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, एक मैंने ओवरी उठाई एक लड़की की और उसको मैंने जब दरमियान से कट करके देखा तो ओवरी में मुझे क्या नजर आए, ओवरी में मुझे इस तरह बॉल्स ऑफ सेल्स नजर आए, बॉल्स ऑफ सेल्स नजर आए। ठीक है, बॉल्स ऑफ सेल नजर आए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। हमने कल ही पढ़ा था जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं ये कब बनते हैं, जब जो एक लड़की होती है वो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो उसमें प्राइमोडियल फॉलिकल्स आ जाते हैं। लेकिन जब वो फिफ्थ फिफ्थ मंथ ऑफ मतलब प्रेगनेंसी गेस्टेशनल एज के 5th मंथ में होती है तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte। तो यहाँ से हमारी अब कहानी स्टार्ट होगी। कल हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocyte होते हैं ये टिल प्यूबर्टी ये सोए रहते हैं, ये नींद में रहते हैं, ये सोए रहते हैं। अब जो ओवरीज हैं, ओवरीज में अल्लाह ताला ने क्या रखे, अल्लाह ताला ने फॉलिकल्स रखे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ओवरीज में अल्लाह ताला ने फॉलिकल्स रखे और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो एक ओवरी होती है, जो एक ओवरी होती है इसमें कितने फॉलिकल्स होते हैं। एक जो लड़की है उसकी जो ओवरी है, उसकी ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, तो आपने याद रखना है 4 लाख। ठीक है, टोटल उसकी ओवरी में कितने होते हैं, 4 लाख। चार के आगे 5 जीरो, 4 लाख। एक जो लड़की है उसकी ओवरी में कितने टोटल प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, ये टोटल है। ठीक है, टोटल टोटल प्राइमोडियल फॉलिकल्स कितने होते हैं, 4 लाख। कितने होते हैं, 4 लाख। इस एक हर एक प्राइमोडियल फॉलिकल में प्राइमरी oocyte पड़ा होता है। यहां से हमने मेंसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका स्टार्ट लेना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने गौर करना है, बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक हो गया। अब एक लड़की है उसमें टोटल जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है वो कितने हैं, 4 लाख। ये फिगर याद रखने मैंने अभी आपसे पूछने हैं, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा ना क्लिनिकली फिर आपसे मैं पूछूंगा और आपने मुझे ये बताने हैं कि एक लड़की की एक ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, 4 लाख होते हैं। ओके जी, अब हम जरा फॉलिकल की भी बात कर लेते हैं कि फॉलिकल क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो ये 4 लाख फॉलिकल थे ओवरी में, मैंने इन फॉलिकल्स को उठा के जरा साइड पे जूम करके देखा तो मुझे क्या नजर आया। सबसे पहले हम एक फॉलिकल बनाते हैं, ये एक फॉलिकल है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द एक और लेयर है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द एक और लेयर है। ठीक है, अब जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं थीका सेल्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स, थीका लेयर। ठीक है, थीका सेल्स। और ये जो थीका सेल्स है इसकी इनर और इनर थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना होती है। लेकिन सिर्फ आपने याद ये रखना है कि जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं थीका सेल्स, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोजा सेल। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोजा सेल, ग्रेनुलोजा सेल। एक मैंने फॉलिकल उठा के सब जरा देखा जूम करके तो मुझे क्या नजर आया, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, थीका सेल कहते हैं। उससे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोजा सेल। जब मैंने और जूम करके देखा तो मुझे दरमियान में एक चीज नजर आई, इस तरह का एक उभार सा नजर आया। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन आपने याद इसको इस तरीके से करना है, बाहर वाली लेयर थीका सेल, अंदर वाली ग्रेनुलोजा सेल। उसके अंदर जब मैंने और जूम करके देखा तो मुझे एक कैविटी नजर आई। जो मुझे कैविटी नजर आई, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और जो हमने पढ़ा था कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी oocyte में, टिल 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन। जब एक बच्ची 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन में जाती है तो उसके जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो किस में जा चुके होते हैं, किस में जा चुके होते हैं, प्राइमरी oocyte में। तो हमने जरा जूम करके देखा तो मुझे नजर आया कि दरमियान में क्या पड़ा होगा, प्राइमरी oocyte। दरमियान में क्या पड़ा होगा, प्राइमरी oocyte पड़ा होगा। और इसके इर्द गिर्द जो मैं अब रेड से बनाने लगा हूँ, रेड समझ लें या ऑरेंज समझ लें, जो प्राइमरी oocyte है इसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द बल्कि 2 लेयर्स होती हैं। इसके इर्द गिर्द कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। इसको हम कहते हैं जोना पैलेसुडा।
ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द लेयर होती है इसको हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ फिर आपको और क्लियर होगा। जोना जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलिसुडा। तो मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया, मैंने सिर्फ एक ओवरी ओवरी ली, ओवरी को दरमियान से कट किया और मैंने एक फॉलिकल को उठा के जरा जूम करके देखा कि मुझे क्या नजर आता है। तो सबसे बाहर वाली लेयर मुझे क्या नजर आएगी, थीका सेल। उसके अंदर वाली कौन सी लेयर नजर आएगी, ग्रेनुलोजा सेल। जब मैंने और जूम करके देखा तो एक दरमियान में मुझे कैविटी नजर आई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एंट्रम कहते हैं। और दरमियान में मुझे क्या नजर आया, प्राइमरी ऊसाइट। दरमियान में क्या नजर आया, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट नजर आया। ठीक हो गया। तो ये एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। अब जरा मैं आपको डायग्राम एक मैंने निकाली थी एक बुक से, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है उसकी। ओके जी, किधर गई डायग्राम, ये आ गई। ठीक है, तो दिस इज डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, डायग्राम है, जरा हम इसको इधर लिख लेते हैं। मैं आपको सारे नोट सेंड करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप साथ साथ लिखें लाजमी। ठीक हो गया। तो ये है आपकी डायग्राम। ये उसने बताया हुआ है कि जो एक फॉलिकल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये उसने हिस्टोलॉजी बनाई हुई है कि जो देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसमें थोड़ा मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया सिर्फ आपने उतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं करना, क्योंकि ज्यादा याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा उसने डिटेल बताई हुई है। उसमें सबसे बाहर उसने बताया हुआ है कि थीका सेल। ठीक है, ये जो है ये क्या है, थीका सेल है। थीका सेल के अंदर वाले कौन से सेल्स हैं, ये जो उसने पिंक से बनाए हैं ये क्या है, ग्रेनुलोजा सेल। ये कौन से सेल्स हैं जो पिंक है, ये क्या है, ग्रेनुलोजा सेल। और जो हमें कैविटी नजर आती है वो क्या होती है, एंट्रम। वो क्या होती है, एंट्रम। और दरमियान में उसने आपको सेकेंडरी ऊसाइट दिखाया हुआ है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है। और इसकी जो बाहर वाली लेयर है जो ग्रीन से आपको नजर आ रही है, दैट इज जोना पेलिसुडा। और जो जोना पेलिसुडा के बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोना रेडिएटा। क्रोना रेडिएटा, तो क्रोना रेडिएटा मैंने नहीं बनाई, उसको बना ले। देखो, ये जो आपकी रेड वाली है, ठीक है, ये जो रेड वाली है इट इज जोना पेलिसुडा। और जो उससे उसके बाहर आपकी ग्रीन वाली है, इट इज क्रोना रेडिएटा। ठीक है, क्रोना रेडिएटा। तो आपकी हिस्टोलॉजी भी कवर हो गई है कि जो आपका फॉलिकल होता है इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है। सबसे बाहर क्या होती है, थीका सेल। उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुलोजा सेल। उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ऊ साइड पड़ा होता है। प्राइमरी ऊ साइड के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोना रेडिएटा। मुझे जल्दी से बताएं कि आपको एक फॉलिकल के स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी, बना लोगे ये, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करना है। चलें जी, तकरीबन सबको क्लियर है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी इसकी मैं हर एक पॉइंट इसको कवर करूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अगर जहां से आपको समझ नहीं आती आपने मुझे बता देना, इसलिए मैं आपसे बार बार नहीं पूछ रहा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। सर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी oocyte, इट विल बी प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम जरा बात करते हैं कि यार जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी। सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी कि मैंने क्या किया। जब एक लड़की है उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं। जब उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, ओके सॉरी, ये सेकेंडरी oocyte है, सॉरी 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 डॉक्टर खिजर, आई एम रियली सॉरी, ये सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी oocyte है। अच्छा, अब हम इसकी हिस्टोलॉजी में बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी में क्या होगा, इसकी हिस्टोलॉजी कैसे स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या किया, जब एक लड़की थी जब उसको मेंसेस स्टार्ट हुए तो मैंने उसकी ओवरी ली, ओवरी को कट किया और मैंने जरा देखने की कोशिश की कि उसके जो फॉलिकल्स थे, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, वो किस तरह ग्रो करते हैं, वो किस तरह ग्रो करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताऊंगा अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। ठीक हो गया। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी इसकी कैसे होती है कि एक जो फॉलिकल होता है वो कैसे जवान होता है। ठीक है, एक फॉलिकल कैसे जवान होता है। तो आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स एक ओवरी में होते हैं वो कितने होते हैं, 4 लाख। वो कितने होते हैं, 4 लाख। 4 लाख टोटल आपके कितने होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं एक लेडी में। ओके, अब क्या होता है, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं, जो 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं उनमें उनमें जो उनमें 1,000 फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। आपकी ओवरी 4 लाख फॉलिकल्स में से 1,000, दोबारा सुने, 1,000, एक नहीं, जो 4 लाख में से 1,000 फॉलिकल्स को क्या करती है, पहले सिलेक्ट करती है। कि जो सबसे अच्छे उसको फॉलिकल नजर आते हैं, जो सबसे अच्छे फॉलिकल उसको नजर आते हैं, उनमें से 1,000 फॉलिकल वो क्या करती है, सिलेक्ट करती है। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर मैंने जो आपको पढ़ाया था, ये प्राइमोडियल फॉलिकल का, तो हम इधर लिख देते हैं कि ये क्या है, आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है। ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल है। और ये कितने होते हैं, ये 1,000 होते हैं। ये कितने होते हैं, 1,000।
मतलब कि टोटल 4 लाख में से 1,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, पहले सिलेक्ट किया जाता है। पहले सिलेक्ट किया जाता है, जो सबसे अच्छे फॉलिकल्स होते हैं उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 1,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जो 1,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डेवलप होते हैं। ठीक है, इनकी ग्रोथ होती है। इनमें से ये जो 1,000 होते हैं, 1,000 सबकी ग्रोथ होती है, सबकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उसमें से सिर्फ 6 और 7, ठीक है, 6 to 7 फॉलिकल्स क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग फॉलिकल। जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल। ठीक है, इस देखो दोबारा सुने, टोटल होते हैं 4 लाख। 4 लाख में से 1,000 फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है फॉर फॉर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि देखो एक लड़की है, उसको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो 4 लाख टोटल थे। 4 लाख में से 1,000 को पहले चुना जाता है। 1,000 में से 1,000 की ग्रोथ होती है। 1,000 में जो सबसे अच्छी ग्रोथ वाले 6 से 7 होते हैं, जो 6 से 7 होते हैं, उसकी आगे ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग फॉलिकल। जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल। और ये किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू एफएसएच। इट इज ड्यू टू एफएसएच। एफएसएच का मतलब ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एफएसएच है, वो आपके डेवलपिंग फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है। अब 6 से 7 फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें जो 6 से 7 होते हैं, इनमें से जो सबसे अच्छा फॉलिकल होता है, सिर्फ एक फॉलिकल को क्या मौका मिलता है, मेच्योर होने का। जो 6 से 7 फॉलिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ऐसा फॉलिकल होता है जो कि क्या होता है, मिच्योर होता है। जो कि क्या होता है, मिच्योर होता है। जो क्या होता है, मिच्योर होता है। और इसको हम कहते हैं मिच्योर फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, मिच्योर फॉलिकल। तो ये क्या होता है, एक ही होता है। ये 6 से 7 होते हैं, ये 1,000 होते हैं। अब दोबारा सुनिए कहानी को। पहले कितने थे, टोटल 4 लाख थे। 4 लाख में से 1,000 को प्राइमोडियल फॉलिकल्स में लाया गया। उसमें से जो सबसे अच्छे 6 और 7 थे, उनको डेवलपिंग फॉलिकल कहा गया। और उसके बाद 6 से 7 में से सिर्फ एक को चुना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिच्योर फॉलिकल्स। और इसमें अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, आपने पढ़ लेना है। ये जो आपका मेच्योर फॉलिकल्स होता है, इसको हम जिराफियन फॉलिकल भी कहते हैं। इसको हम जिराफियन फॉलिकल भी कहते हैं। लेकिन ये बात इतनी अहम नहीं है। जो बात अब मैं बताने लगा हूँ, ये बहुत अहम है। क्या होता है कि ये जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर ये फॉलिकल डेवलप होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। इसके बाद ये क्या बनते हैं, मेच्योर फॉलिकल। और मेच्योर फॉलिकल के बाद ये क्या बनते हैं, ये फटता है। ठीक है, ये रप्चर हो जाता है। ये जो आपका मेच्योर फॉलिकल है, ये क्या होता है, रप्चर होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, बल्कि इसको कहते नहीं है। ठीक है, ये जो आपका फॉलिकल है, ये क्या होता है, रप्चर होता है। और इसके अंदर जो आपका ओ साइड था, जो इसके अंदर ओ साइड था, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो मुझे बताएं जरा कि ओवरी से कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज होता है, एग या सेकेंडरी oocyte? जल्दी बताएं जरा, मैं भी चेक करूँ ना कि आपको कितना आता है कि ओवरी से कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज होता है। दैट इज सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte। शाबाश, सही बता रहे हैं सारे, कि सेकेंडरी oocyte। तो जो आपका मेच्योर फॉलिकल होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें से एक निकल जाता है। जो इसका सेकेंडरी oocyte है, जो इसके अंदर बना हुआ था, वो निकल जाता है। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। कि ये क्या हुई है, ओव्यूलेशन हुई है। और ये क्यों होती है, इट इज ड्यू टू एलएच सर्ज। जो एलएच बढ़ा था, मैंने कहा था ना कि एस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो ये एलएच को बढ़ाता है, कम नहीं करता। तो ये कब होता है, इट यूजुअली अकर्स एट 14th डे। इट यूजुअली अकर एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि हम मिसाल लेते हैं, एक लड़की है, उसके मेंसेस आना कब स्टार्ट हुए, 1 तारीख को। 1 तारीख को स्टार्ट हुए। और उसकी ओवुलेशन कब होगी, अगर उसका नॉर्मल साइकिल है 28 डेज का, तो उसकी ओवुलेशन कब होगी, 14 तारीख को। ठीक हो गया, ये मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर एक लड़की के मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं, तो मैंने कहा था जब मेंसेस आएंगे तो वो पहला दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो फर्स्ट डे और स्टार्ट ऑफ मेंसेस इज द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। तो अगर एक लड़की है, उसके मेंसेस कब आए हैं, 1 को आए हैं, तो उसकी ओवुलेशन कब होगी, उसकी ओवुलेशन होगी 14 को। उसकी ओवुलेशन क्या होगी, 14 को। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये तो रिलीज हो गया। जो सेकेंडरी oocyte है, ये तो रिलीज हो गया, ये तो फ्लोपियन ट्यूब में चला जाएगा। लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाएगा, जो बाकी इस तरह का स्ट्रक्चर बच जाएगा, इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ये पीले कलर का होता है। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये आगे जब ये बनाता है प्रोजेस्टेरोन। ये अभी हम पढ़ते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन क्या बनाता है। जो आपका कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। और जब ये जो आपका जो कार्पस ल्यूटियम है, जब इसको बीटा एचसीजी के सिग्नल नहीं मिलते। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि बीटा एचसीजी के सिग्नल क्यों मिलना जरूरी है, कहाँ से आता है बीटा एचसीजी। तो अभी हम पढ़ते हैं, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझे कि जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्पस एल्बिकन में। ठीक है, कार्पस एल्बिकन में।
तो डॉक्टर अदनान ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया था कि कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकैन में क्या फर्क होता है। एक तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये येलो कलर का होता है, कार्पस एल्बिकैन व्हाइट कलर का होता है। दूसरे नंबर पे जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है, लेकिन जब ये बेचारा स्क्रीट कर करके थक जाता है, ये रीग्रेस हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकैन। इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकैन। ठीक है, तो कार्पस एल्बिकैन। अब जरा ये आपकी हिस्टोलॉजी आपके सामने है। टोटल एक लेडी में जो टोटल फॉलिकल्स होते हैं वो 4 लाख होते हैं। एक ओवरी में 4 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। उसमें से हर महीने 1,000 फॉलिकल, हर महीने 1,000 फॉलिकल क्या होते हैं, वो चुने जाते हैं, जिसको हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। उसके उन 1,000 में से 6 से 7 डेवलप होते हैं। उन 6-7 डेवलपिंग में से सिर्फ एक मेच्योर होता है और वो एग रिलीज करता है। और जब एग रिलीज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद जो आपका स्ट्रक्चर बाकी बच जाता है इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और जब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन क्रिएट करता रहता है इसको हम कार्पस ल्यूटियम ही कहते हैं। लेकिन जब जब ये प्रोजेस्टेरोन क्रिएट करना बंद कर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकैंस। अब जरा हम थोड़ा इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। देखो, मुझे बताना कि टोटल टोटल नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स कितने थे। बल्कि मैं ही बता देता हूँ, अभी तो मैंने बताया है कि 4 लाख। 4 लाख टोटल, एक जो खतून होती है उसकी एक ओवरी में 4 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। अच्छा, मुझे बताना कि एक महीने में 1,000 फॉलिकल्स सिलेक्ट होते हैं। अब ये देखो, ये जो 1,000 है, 1,000 में से सिर्फ एक एग बनता है। जो बाकी 999 थे वो जाया हो जाते हैं, वो रिग्रेस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो मुझे बताना कि अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में कितने एग बनाती है, टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वुमन इन होल लाइफ, पूरी जिंदगी में वो कितने एग बनाएगी, जल्दी बताएं। अब मैंने आप जरा देखना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड कितना चलता है। सारा कुछ बताया अभी। 4 लाख टोटल होते हैं, हर महीने 1,000 वो जाया कर देती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और बताएं कि एक पूरी जो एक मतलब औरत है तो पूरी जिंदगी में कितने बनाएगी। तो माशाल्लाह डॉक्टर हम कह रही हैं 4 लाख। 4 लाख नहीं होंगे। देखो, एक महीने में 1,000 होंगे, एक महीने में क्या होंगे, 1,000। जी डॉक्टर जबीउल्लाह, शाबाश, डॉक्टर जबीउल्लाह सही बता रहे हैं कि 400। एक जो खतून होती है वो पूरी जिंदगी में 400 एग बनाती है, सिर्फ 400 एग बनाती है। देखो, दोबारा सुने, एक महीने में कितने एग बनते हैं, एक ही बनते हैं। कितने प्राइमोडियल फॉलिकल से बनते हैं, 4 लाख 1,000 से। टोटल कितने हैं, 4 लाख। तो एक महीने में एक एग बनता है, तो 4 लाख को अब जरा एक उसका उसके उसको 100 पे डिवाइड, 1,000 पे डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा, 400। नहीं समझ आई? नहीं, अगर वो तो जिंदगी का तो अपना हिसाब किताब है ना। देखो, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम एक नॉर्मल वुमेन की बात कर रहे हैं कि एक जो नॉर्मल वुमेन होती है वो अपनी पूरी एज में कितने एग बनाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये 400, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट फिगर है दैट इज 380। अगर आपसे कोई बंदा पूछे, मैंने गाइटन से ये रेफरेंस उठा रहा हूँ, गाइटन में लिखा हुआ है कि एक जो औरत है वो अपनी पूरी जिंदगी में कितने एग बनाती है, दैट इज 380। ठीक, 380। लेकिन आप इसको याद करने के लिए याद रख सकते हो कि एक औरत में 4 लाख टोटल प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। और एक फॉलिकल यूज हो जाए, एक एग को बनाने के लिए आपके 1,000 फॉलिकल यूज हो जाते हैं। तो एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने बनाती है, तकरीबन 400। लेकिन गाइटन का अगर आप रेफरेंस लोगे तो इट इज 380। इट इज 380। ओके जी, बात समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गई है, जल्दी बताएं। ये समझ आई है 4 लाख वाली बात? जी डॉक्टर अनम, बाकी भी बताएं, बाकी कहाँ सो रहे हैं। चलें जी, समझ आ चुकी है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलें हम आगे चलते हैं। अब हम जरा बात करते हैं कि यार तो ये तो समझ आ गई हमें। अब जरा हम ना बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वापस आते हैं। हमने हिस्टोलॉजी तो पढ़ दिया, लेकिन अब हम जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने याद रखना है, ओवरी में 2 फेज चल रहे होते हैं, यूट्रस में 3 फेज चल रहे होते हैं। यूट्रस के फेज को हम जरा बाद में देखते हैं, पहले हम ओवरी के फेज को बात करते हैं। ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं इसके 2 फेज चल रहे होते हैं। एक ऐसा फेज था, ये ओव्यूलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई। यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी साइड था वो फॉलिकल से निकला, तो ये क्या हुई, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होती है, एट 14th डे, एट 14 डे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई। ओव्यूलेशन से पहले पहले जो ओवरी में फेज चल रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। ये जो आपका फेज है ओव्यूलेशन से पहले पहले, इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। इसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स, जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो क्या होते हैं, जवान होते हैं। 1,000 फॉलिकल्स में सिर्फ एक ही एग रिलीज करता है, बाकी जो 999 होते हैं वो जाया हो जाते हैं, वो अल्लाह के खाते में चले जाते हैं। तो जो आपका ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन से पहले पहला फेज है इसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। और ये फिक्स नहीं होता, जो बल्कि इसकी हम बाद में बात करते हैं।
उसके बाद जो ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद होता है। और अब जरा मुझे शाबाश आप लोग बताएंगे कि ये जो आपका फोलिकुलर फेज है, इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होगा या प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, जल्दी बताएं। इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होगा या प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, जल्दी बताएं जल्दी, शाबाश। इसमें ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो कार्पस ल्यूटियम ने बनाना था, तो जो फोलिकुलर फेज है इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, ये यूट्रस के एंडोमीट्रियम के पास जाता है और क्या करता है, एंडोमीट्रियल ग्रोथ। ठीक है, एंडोमीट्रियल ग्रोथ, एंडोमीट्रियल ग्रोथ, एंडोमीट्रियल ग्रोथ, इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। अभी हम ये पढ़ते हैं। देखो, जब जब आपका फोलिकुलर फेज चल रहा होता है, जब आपका फोलिकुलर फेज चल रहा होता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ कराता रहता है, उसकी प्रोलिफरेशन कराता रहता है। ओके, ओवुलेशन हो गई, एग निकल गया। एग निकलने के बाद कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, तो एग निकलने के बाद जो आपका हार्मोन ज्यादा होता है, दैट इज प्रोजेस्टिरोन। दैट इज प्रोजेस्टिरोन। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, प्रोजेस्टिरोन ज्यादा होगा। और अभी हमने परसों ही पढ़ा है कि जो प्रोजेस्टिरोन होता है ये क्या करता है, ये सेक्रीटरी फेज कराता है। ये क्या करता है, सेक्रीटरी, जो यूट्रस होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है। उसको कहता है कि भाईजान थोड़ा सब्र करें और अपनी सिक्रीशन को ज्यादा करें। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ये क्या करता है, यूट्रस को जूसी करता है, यूट्रस में सिक्रीशन बढ़ा देता है। अभी हम पढ़ते हैं ये क्या करता है, यूट्रस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। जी डॉक्टर काशिफ, ये सिक्रीशन फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस की जो सिक्रीशन होती है उसको बढ़ा देता है। अभी हम सिक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या है, सिक्रीटरी फेज कराता है। और जो आपका एस्ट्रोजन है ये क्या कराता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ। और इस फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ये जो ग्राफ अभी मैंने बनाया, ये मैंने दोबारा आपको आपके लिए बनाना है। ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इसी ग्राफ में होते हैं कि कब तक आपके मेंसेस होते हैं, वो मेंसेस किस फेज में चल रहे होते हैं, आपका ये कितने दिनों का होता है। तो आज बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर बताया जाएगा, लेकिन आपने क्लास के एंड तक मुझे बर्दाश्त करना है। ओके, अब आप क्या याद रखें, जो ल्यूटियल फेज होता है, जो ल्यूटियल फेज होता है ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। और ये हमेशा कितना होगा, ये सिर्फ ओवरी की अभी हम बात कर रहे हैं। ये जो आपका ल्यूटियल फेज और जो आपका फोलिकुलर फेज है, ये ओवरी की सिर्फ हम बात करें। मैं आपको लिखवाता हूँ, फिलहाल समझे सिर्फ। जो ल्यूटियल फेज है ये कितने दिनों का होता है, 14 दिन का होता है। और ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर एक लेडी, अगर एक खतून है और उसके 28 डेज का पूरा साइकिल है, 28 डेज का अगर पूरा साइकिल है, तो उसमें जो ल्यूटियल फेज होगा वो हमेशा 14 दिन का होगा। और अगर उसका 28 डेज का साइकिल है, तो आप 28 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो उसमें फोलिकुलर फेज कितना होगा, 14 डेज का होगा। उसमें फोलिकुलर फेज कितना होगा, 14 डेज का। अब जरा मैं आपसे आपसे पूछता हूँ कि एक आपके पास मरीज आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो साइकिल है वो 33 दिनों का है। मेरा साइकिल कितने दिनों का है, 33 दिनों का। तो आप मुझे जरा शाबाश सारे बताएंगे कि उसमें फोलिकुलर फेज कितने दिनों का होगा, मुझे जल्दी बताएं। आपके पास एक खतून आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो साइकिल है वो 33 दिनों का है, और मुझे बताएं कि उसमें जो फॉलिकुलर फेज होगा वो कितने दिनों का होगा। तो डॉक्टर समीना भी गलत बता रही है, डॉक्टर काशिफ भी गलत बता रहे हैं। जी, डॉक्टर अनम सही बता रही हैं और डॉक्टर खिजर हयात सही बता रहे हैं कि इसमें जो फॉलिकुलर फेज होगा वो कितना होगा, 19 डेज का। मैथ भी नहीं आता आप सबको। देखो, जो टोटल उसमें साइकिल कितना है, 33 दिनों का। टोटल साइकिल कितना है, 33 दिनों का। तो हमें तो पता है कि 33 में से क्या होगा, 33 में से जब हम 14 निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 19। 33 में से जब हम 14 निकालेंगे तो कितना आएगा, 19। तो जो 14 है ये तो फिक्स है। जो ल्यूटियल फेज है ये फिक्स ही होता है, ये 14 दिन ही इसकी जिंदगी है, जो मर्जी हो जाए ये 14 दिन का होता है। 14 से कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो आपका फॉलिकुलर फेज है ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। हार्मोन्स पे बाद में बात करते हैं कि ये किस तरह डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ टोटल साइकिल में से -14 कर देने और आपको फोलिकुलर फेज का पता चल जाएगा कि ये कितने दिनों का है। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गई, माशाल्लाह आप तो काफी इंटेलिजेंट है, आपको तो बातें समझ आ रही हैं। हम आगे चलते हैं। अब जरा मैं आपको ना इन दोनों की थ्योरी लिखवाता हूँ, जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आपने ध्यान से लिखना है। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये एक साइकिल नहीं है, ये दो साइकिल हैं। एक आपकी साइकिल ओवरी में चल रही होती है, एक यूट्रस में चल रही होती है। लेकिन जो ओवरी है, ओवरी रन कर रही होती है यूट्रस को। कैसे, आप कहते हैं कि बात समझ नहीं आई, देखो अभी आपको समझ आएगी, आप लिखना स्टार्ट करें। ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये दो फेजेस पे डिपेंड है। एक ओवरी में चक्कर चल रहा होता है और एक चक्कर कहाँ चल रहा होता है, यूट्रस में। पहले हम ओवरी की बात करते हैं। जो ओवरी में क्या चक्कर चल रहा होता है, ओवरी में क्या चक्कर चल रहा होता है, ओवरी में क्या चक्कर चल रहा होता है। ओवरी में दो फेजेस होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, दो फेजेस होते हैं। एक फेज कौन सा होता है, एक फेज कौन सा होता है, एक को हम कहते हैं फोलिकुलर फेज, एक को हम क्या कहते हैं, फोलिकुलर फेज।
फोलिक्यूलर फेज, और एक को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज, और एक को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, और इनके दरमियान क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज होता है। तो एक को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज और एक को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। अभी तो हमने पढ़ा है कि फॉलिकुलर फेज कौन सा फेज होता है जिसमें फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं, जवान होते हैं, आपके मिच्योर होते हैं। अब ये जो फॉलिकुलर फेज है, ये जो आपका फॉलिकुलर फेज है, ये कैसे होता है? ठीक है, ये जो फॉलिकुलर फेज है, इट इज डेवलप, इसके आगे लिखें, इट इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होती है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होती है। और ये क्या है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एफएसएच। मतलब एफएसएच आएगा तो फॉलिकल्स आगे चलेंगे ना, तो एफएसएच पे ये डिपेंड कर रहा होता है, एफएसएच। और इसमें क्या होता है, एफएसएच की वजह से, एफएसएच और एलएच की वजह से इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ आ गई है? हम आगे चलते हैं। जो आपका ल्यूटियल फेज है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो एग रिलीज हो गया, बाकी जो कचरा बच गया, जो येलो कलर का कचरा बचता है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, उस वो क्या एक्सक्रीट करता है, प्रोजेस्टिरोन। वो क्या एक्सक्रीट करता है, प्रोजेस्टिरोन। तो जो आपका ल्यूटियल फेज है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये फिक्स्ड है, ये 14 दिन का ही होता है, ये हमेशा 14 दिन का ही होगा। इट इज फिक्स्ड ऑफ 14 डेज। ठीक है, ये 14 दिन का होगा। उसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद आफ्टर विच, ये बहुत अहम लाइन है कि मैं बल्कि आपको समझाऊंगा भी ग्राफ की मदद से। आफ्टर विच, ल्यूटियल फेज के बाद लड़की को मेंसेस आना शुरू होते हैं, जो उसको ब्लीडिंग होती है, इट इज आफ्टर ल्यूटियल फेज। लेकिन जो ल्यूटियल फेज होता है यूट्रस में नहीं चल रहा होता, ये ओवरी में चल रहा होता है। ये जो दोनों फेजेस हैं, ये इनका यूट्रस से कोई लेना देना नहीं है, ये ओवरी में चल रहे हैं। तो ये क्या होता है, इस आफ्टर विच मेंसेस स्टार्ट, आफ्टर विच मेंसेस स्टार्ट। तो ये दो आप लाइनें लिख लें, आपको समझ आ जाएगी कि जो फोलिकुलर फेज होता है इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। और जो आपका ल्यूटियल फेज है इसमें क्या होता है, इट इज फिक्स्ड फेज एंड आफ्टर विच मेंसेस स्टार्ट, इसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है लड़की को। ओके जी, समझ आ गई? अब मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये ल्यूटियल और फोलिकुलर फेज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। अभी इसकी डेज पे नहीं जाना, डेज मैं आपको एंड पे इकट्ठे समझाऊंगा सारे, आपको क्रिस्टल क्लियर आज समझ आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वरना आप में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें। चलें जी, सबको क्लियर हो चुका है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर क्लियर हो रहा तो मुझे बता दो, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ल्यूटियल फेज भी हो गया। ल्यूटियल फेज के बाद हम जरा आगे चलते हैं, और अब हम जरा बात करते हैं कि ये तो हो गया जो आपकी ओवरी में क्या चल रहा था। तो ओवरी में दो फेज चल रहे थे, ओवरी में कौन सा फेज चल रहा था, फोलिकुलर फेज। और जो ल्यूटियल फेज, जो ल्यूटियल फेज होता है ये कितने दिनों का होता है, 14 दिनों का। और जो फोलिकुलर फेज है ये फिक्स नहीं होता, ये किसी भी दिनों का हो सकता है। ओके, अब हम जरा आगे बात करते हैं यूट्रस की। अब हम जरा यूट्रस की बात करते हैं कि यूट्रस में क्या चल रहा होता है। तो ये थोड़ी सी अहम बात है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, मैं आपको बार बार बात कह रहा हूँ कि ओवरी और यूट्रस में दो दो फेजेस चल रहे होते हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं कभी भी करना। एंड पे जब मैं इसको मिक्स करूंगा फिर आपको सारी समझ आ जाएगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। फिलहाल जितना मैं लिखवा रहा हूँ इसको समझो और इसको आपने याद करना है। अब जो यूट्रस होती है, जो यूट्रस होती है, इसमें तीन फेजेस होते हैं। जो यूट्रस होती है इसमें तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज कौन सा होगा, इसमें यूजुअली होते दो फेज ही हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको तीन बता रहा हूँ, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। जो पहला फेज होता है, जो इसमें सबसे पहला फेज होता है, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होती है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसमें क्या होती है, जो एंडोमीट्रियम होता है उसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है, जो एंडोमीट्रियम होता है उसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर का फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें सेक्रेटरी फेज, इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। इसमें जो यूट्रस होती है वो जूसी हो जाती है, जो यूट्रस होती है वो सेक्रीट करना शुरू कर देती है, इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी फेज। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे इसमें फेज होता है, ये वैसे बुक्स पे नहीं लिखा होता लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यूट्रस में क्या आती है, शेडिंग होती है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं, कि जिसमें लड़की को ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो शेडिंग, शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। अब हम जरा इसको समझते हैं, अब आपका थोड़ा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मुझे जरा बताना कि जो ओवरी में हमने कौन सा ऐसा फेज पढ़ा है जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, जल्दी बताएं। जी, सारे माशाल्लाह बता रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या आता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जब एस्ट्रोजन फॉलिकुलर फेज में ऊपर ओवरी में ज्यादा होता है तो वो ब्लड के रास्ते यूट्रस तक पहुंचता है और उसको कहता है कि भाईजान डेवलपमेंट अपनी तेज करें, अपने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करें। तो हम कह सकते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज और आपका फॉलिकुलर फेज इकट्ठे चल रहे होते हैं, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज इकट्ठे चल रहे होते हैं। यस, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं।
तो आपका प्रोलिफरेटिव फेज कब होता है? जब क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जब क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? प्रोलिफरेशन करता है। प्रोलिफरेशन किसकी करता है? एंडोमीट्रियम की। ठीक है, तो इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन फेज। कि यूट्रस में क्या चल रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। यूट्रस में क्या चल रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। और इस प्रोलिफरेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, इसके आगे लिख लें, नंबर ऑफ ग्लैंड्स ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रोलिफरेशन चल रही है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्लैंड जो यूट्रस में होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ये कौन से ग्लैंड होते हैं अभी हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद इंक्रीज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हम कहते हैं फंक्शनल टिश्यू को, कि जो यूट्रस का फंक्शनिंग टिश्यू होता है, स्ट्रोमा, वो भी ज्यादा हो जाता है। किसमें? प्रोलिफरेटिव फेज में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। और ग्लैंड भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड और स्ट्रोमा ज्यादा हो जाता है। ओके, हम जरा आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक फेज। उसके बाद आता है सेक्रीटरी फेज। जो आपका सेक्रीटरी फेज है, सेक्रीटरी फेज कब? अब मुझे बताना कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है? जल्दी बताएं। और कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है? यस, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है। और कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आता है किसके पास? यूट्रस के पास। पहला काम वो ये करता है कि डिक्रीज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन किसकी वजह से हो रही थी? उसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है? ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम कर देता है, एस्ट्रोजन को इनइफेक्टिव कर देता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी, प्रोलिफरेशन खत्म हो जाएगी, जो आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे वो नहीं होंगे, तो प्रोलिफरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और बहुत अहम लाइन, अगर आपने यूएसएमएल ही करना है तो यहाँ पे यूएल का क्वेश्चन बना हुआ है, दैट इज के प्रोमिनेंट। इसमें जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है? इसमें आपको लिखवाऊंगा अभी बाद में। ये क्या करता है? प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्टरीज। ठीक है, प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्टरीज जब आपका स्क्रीटरी फेज होता है तो इसमें क्या होती है? जो स्पाइरल आर्टरीज अभी हम पढ़ते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा फिर आपको ये क्लियर होगा। प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्टरीज बनती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्क्रीटरी फेज होता है, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और ये जो सेक्रेटरी फेज होता है इसमें जो यूट्रस की स्क्रीशन होती है वो ज्यादा हो जाती है। और स्क्रीशन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, म्यूकस वगैरह होता है, उसको हम पढ़ते हैं अभी, उसमें यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी है तो मैं आपको बताऊंगा वो। तो स्क्रीशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यूट्रस आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है किसको इम्प्लांट करने के लिए? एम्ब्रियो को। क्योंकि हर महीने यूट्रस को ये लग रहा होता है कि शायद पीछे से फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट आएगा। तो इसलिए आपका यूट्रस हमेशा प्रिपेयर रहता है हर महीने। ठीक हो गया, तो इसलिए सेक्रेटरी फेज होता है। उसके बाद क्या होता है? अब क्या हुआ कि फर्ज करो प्रेगनेंसी नहीं हुई। फर्ज करो जो वो खतून थी उसने इंटरकोर्स नहीं किया, उसका जो एग था वो क्या होगा? वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। फर्ज करो प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा? अब जरा इसको हम समझते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको नहीं होगी। देखो, इसको जरा हम नीचे लिख लेते हैं। मुझे बताना कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, बल्कि हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? जब प्रेगनेंसी होती है तो आपका जो प्लेसेंटा है, जो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? दे रिलीज बीटा एचसीजी। ये बीटा एचसीजी क्या करता है? ये ये क्या करता है? ये दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है? ये जाता है कार्पस ल्यूटियम के पास। ये किसके पास जाता है? कार्पस ल्यूटियम के पास। अब कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना, जो कार्पस ल्यूटियम कब बना था? जब एग रिलीज हो गया था तो ओव्यूलेशन के बाद क्या बना था? कार्पस ल्यूटियम बना था ओवरी के अंदर। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो बीटा एचसीजी है ये भागा भागा किसके पास जाता है? कार्पस ल्यूटियम के पास। जब ये कार्पस ल्यूटियम के पास जाता है तो कार्पस ल्यूटियम की अगर नॉर्मल लाइफ हम देखें तो वो होती है तकरीबन 6 डेज। वो तकरीबन 6 से 7 दिन होती है नॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर उसको बीटा एचसीजी मिल जाए, अगर उसको कोई सहारा मिल जाए, अगर उसको कोई उसका हम सफर मिल जाए जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये 4 महीने जिंदा रहता है। ये 4 मंथ जिंदा रहता है। ठीक है, 4 मंथ जिंदा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये जो आपका कार्पस ल्यूटियम है ये क्या बनाएगा? ये 4 मंथ के लिए क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन। 4 मंथ के लिए क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन। कह सकते हैं ना? बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखो दोबारा सुने ये कहानी को। आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, इसमें अल्लाह ताला ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि हर महीने प्रेगनेंसी होगी। तो इसमें क्या होता है? जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? बीटा एचसीजी रिलीज होता है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट से। ये क्या करता है? दौड़ा 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 किसके पास जाता है? कार्पस ल्यूटियम के पास। कार्पस ल्यूटियम की जिंदगी होती है 6 से 7 दिन। लेकिन अगर उसको उसका हम सफर मिल जाए, अगर उसको बीटा एचसीजी मिल जाए, तो ये 4 महीने तक जिंदा रहता है।
जब ये 4 महीने तक जिंदा रहता है तो ये 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता रहता है। लेकिन 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 अगर फर्ज करो प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्ज करो वो जो लेडी है उसने इंटरकोर्स नहीं किया, उसका जो एग था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होगा? बीटा एचसीजी नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आपका बीटा एचसीजी नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीटा एचसीजी तो बनना ही प्लेसेंटा से था। बीटा एचसीजी नहीं बनेगा। बीटा एचसीजी नहीं बनेगा तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो बेचारा कुंवारा ही मारा जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम 6 से 7 दिनों में ही मर जाएगा। तो इट विल डाई इन 6 डेज। 6 दिनों बाद क्या हो जाएगा? वो फोर्थ हो जाएगा। 6 दिन तो उसने प्रोजेस्टेरॉन बनाया, लेकिन 6 दिन के बाद वो जाया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकैन कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम जब 6 दिन के बाद मर जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बना ही कौन रहा था? आपका कार्पस ल्यूटियम। तो मुझे बताएं, इसकी समझ आएगी? समझ आ गई है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो 6 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा। जल्दी बताएं। चले जी, समझ आ गई है? कोई